नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। डीआरडीओ परले मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन डेवलप कर रही है जिसका रेंज 290 किलोमीटर तक होगा, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के एक्सपोर्ट रेगुलेशन के हिसाब से है। ये मॉडिफिकेशन उन कंट्रीज के लिए है जो एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। इस मिसाइल का ओरिजिनल रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, जो बहुत वर्सटाइल है और टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशन के लिए यूजफुल है। एक्सपोर्ट वर्जन का रेंज 290 किलोमीटर तक रखा गया है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने में हेल्प करेगा बिना मिसाइल की इफेक्टिवनेस को कंप्रोमिस किए। आर्मेनिया जैसे कंट्री ने ऑलरेडी परले मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है, जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज कर रही है। मिसाइल का हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी उन कंट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। डीआरडीओ इसके साथ एक ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन भी टेस्ट कर रहा है, जिसमें एक लॉन्चर 2 मिसाइल कैरी कर सकता है। ये सेटअप ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और कॉम्बैट में रिलोड टाइम को कम करता है। ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन से परले सिस्टम और भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि ये क्विक सक्सेशन में 2 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जो बैटलफील्ड सिनेरियो में एक एडवांटेज है। मिसाइल का डिजाइन सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम पर बेस्ड है, जो इसे जल्दी रेडी करने और इंटरसेप्ट होने से बचने में हेल्प करता है। एक्सपोर्ट वर्जन का रेंज 290 किलोमीटर तक होगा, जबकि इंडिया के लिए जो डोमेस्टिक वर्जन है उसका रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये इंडिया के आर्म फोर्सेस के लिए स्ट्रेटेजिक टारगेट पर प्रिसाइज स्ट्राइक देने के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में। एलएनटी के सीईओ जेडी पाटिल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अगर इंडियन नेवी और रक्षा मंत्रालय चाहे तो एलएनटी सबमरीन बनाने के लिए रेडी है। एलएनटी ने अपने प्रपोजल में यह भी कहा कि वो प्रोजेक्ट 75I के तहत एक साथ सबमरीन बनाने के लिए तैयार है, जो इंडियन नेवी के अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बनाए जाएंगे। ये सबमरीन प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। एलएनटी ने स्पेन की कंपनी नवंतिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75I के लिए अपना प्रपोजल दिया है। नवंतिया की S80 क्लास सबमरीन डिजाइन को यूज करके एलएनटी ने एक एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान दिया है। ये S80 क्लास सबमरीन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टील्थ कैपेबिलिटी और इंड्योरेंस के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये डिजाइन इंडियन नेवी के लिए परफेक्ट है, जो अपने सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करना चाहती है। पाटिल ने एलएनटी के शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है। एलएनटी के पास अभी 2 शिपयार्ड है, जिनमें वो सबमरीन मैन्युफैक्चर के लिए यूज कर सकती है। पहली कट्टुपल्ली फैसिलिटी है, जो चेन्नई के पास है, और हजीरा फैसिलिटी जो सूरत के पास है। दोनों को सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। अगर नेवी को फास्ट डिलीवरी की जरूरत पड़े तो इस डुअल शिपयार्ड अप्रोच से एलएनटी को सबमरीन प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। एलएनटी अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का यूज करते हुए नवंतिया के साथ मिलकर एक कटिंग एज सबमरीन प्रोवाइड करने का प्लान बना रही है। इससे सिर्फ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि इंडियन नेवी के लिए एक रिलायबल और एडवांस सबमरीन सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर एलएनटी का प्रपोजल जीत जाता है तो ये कंपनी इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। ये सबमरीन इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी एसेंशियल होंगे और इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में हेल्प करेगी। डिफेंस एनालिस्ट रानेश राजन ने एक इंटरव्यू में एलसीए तेजस MK1A के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ डाउट उठाई है। उनका कहना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का मार्केट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आजकल एयरफोर्स अपने पुराने लाइट जेट को रिप्लेस कर रही है और ज्यादा एडवांस मीडियम क्लास फाइटर को अडॉप्ट कर रही है। मीडियम क्लास फाइटर की रेंज, पेलोड कैपेसिटी और ओवरऑल कॉम्बैक्ट पावर ज्यादा होती है, जो लाइट फाइटर से काफी बेटर है। राजन के हिसाब से एयरफोर्स का ट्रेंड अब मीडियम क्लास जेट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और पावर होती है। इससे लाइट फाइटर जेट का मार्केट अब कम हो सकता है और तेजस MK1A को एक्सपोर्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि फ्यूचर में सिर्फ वही कंट्री तेजस MK1A को खरीदेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहते हैं या जिनके पास लिमिटेड बजट है। साथ ही ये एयरक्राफ्ट उन कंट्री के लिए भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जो अपना फाइटर फ्लीट बिल्ड कर रही हो या अपने पुराने जेट को रिप्लेस करना चाहती हो। तेजस MK1A की सफलता काफी चीजों पर डिपेंड करेगी, जैसे कि इंडिया कैसे इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को इफेक्टिवली शोकेस करता है और पोटेंशियल बायर्स के साथ कॉम्पिटिटिव डील्स कर पाता है। इंडियन एयरफोर्स का तेजस MK1A के साथ परफॉर्मेंस दूसरे देशों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंडियन एयरफोर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो दूसरे देश भी इस फाइटर जेट को अडॉप्ट करने की सोच सकती है, और टाइम ही बताएगा कि फ्यूचर में तेजस MK1A फाइटर जेट मार्केट में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। फॉर्मर IL-76 नेविगेटर वैद्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इंडिया F-35A फाइटर जेट ले लेता है तो इंडियन एयरफोर्स को
चाइना के J-20 या J-35A जेट के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। उनके हिसाब से अगर थोड़े भी F-35A जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हो तो वो बैलेंस को पूरी तरह से इंडिया के फेवर में डाल देगा। वैद्या ने रशिया के सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट को डिसमिस किया और कहा कि सुखोई 57 अभी ऑपरेशनल नहीं है, जबकि सुखोई 75 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन F-35A जो कंटिन्यूअस अपग्रेड के साथ आता है अभी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर है। F-35 सिर्फ एक जेट नहीं है बल्कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म एयर पावर के लिए इन्वेस्टमेंट है। F-35A को इंडिया को देने के लिए अमेरिका कुछ कंडीशन लगा सकता है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो सकता है कि F-35 को रशियन मेड S-400 से अलग रखा जाए और अमेरिका एंड यूज मॉनिटरिंग भी लगा सकता है ताकि एयरक्राफ्ट का यूज ट्रैक किया जा सके। वैद्य ने यह भी कहा कि इंडिया अपने वेपन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को F-35A में इंटीग्रेट करने की डिमांड कर सकता है, जैसे इजराइल ने अपने फ्लीट के साथ किया है। ये कस्टमाइजेशन इंडिया के लिए जरूरी हो सकती है। F-35A का एक्वाजिशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल फैक्टर्स। F-35A से इंडियन एयरफोर्स को रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल प्रोग्राम जो इंडियन आर्मी का एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसमें वो अपने पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है कि इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाए ताकि अर्जुन MBT जैसे चैलेंजेस रिपीट ना हो, जिसमें 30 इयर्स में सिर्फ 250 यूनिट्स ऑर्डर हुई थी। आर्मी ने FRCB प्रोग्राम के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यह एश्योरेंस दिया है कि जो MBT सिलेक्ट होगा उसकी 1650 यूनिट्स बनाई जाएगी जो 3 बैचेस में डिवाइडेड होगी और हर बैच में 550 MBT होगी। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेटिंग कंपनी को एक फिक्स्ड और गारंटेड ऑर्डर मिलेगा जो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इससे कंपनीज को पहली बैच डिलीवर करते ही अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आर्मी ने FRCB प्रोग्राम का डेवलपमेंट मॉडल ATAGS जैसा रखने का प्लान किया है। इस मॉडल में मल्टीपल प्राइवेट कंपनी अपने प्रोटोटाइप डेवलप करेगी जो कि एक शेयर डिजाइन और टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस के अंदर होगी। इससे कंपटीशन तो होगा ही, साथ ही सबसे बेस्ट MBT सिलेक्ट करना आसान होगा। इसमें कंपनीज को फंडिंग और टेक्नोलॉजी एक्सेस दिया जाएगा जिससे वो अपने मॉडिफिकेशन और इनोवेशन कर सके। इससे फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में आर्मी को वैरायटी मिलने की चांस है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज फॉरेन EOM के साथ जॉइंट वेंचर कर सकेगी या नहीं, लेकिन अगर ये होता है तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा जो डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकता है। FRCB प्रोग्राम इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह अर्जुन MBT प्रोग्राम से अलग है जो लिमिटेड ऑर्डर्स और डिले के वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस न्यू अप्रोच से आर्मी का गोल है एक कम्पिटेटिव और सस्टेनेबल टैंक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना जो वर्ल्ड क्लास MBT प्रोवाइड करे। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।